तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम लोगों ने देखा था कि कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि इनर्शिया क्या होता है। इट इज़ एक्चुअली द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या स्टेट ऑफ मोशन पे है, वो अपने इसी स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। तो इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया और मास, इन दोनों का क्या रिलेशन है। हम देखेंगे कि अगर मास है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर वो ज़्यादा है तो उसके ऊपर इनर्शिया कैसे इफेक्ट होता है, या अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उससे इनर्शिया कैसे इफेक्ट होता है। तो हम ये इन कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो जैसे कि अगर हम कुछ रिकॉल करें अपने कुछ एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखे थे, पिछले वीडियो में देखे थे, तो ये सब हम देख सकते थे कि सब में जो है ऑब्जेक्ट्स एक रेजिस्टेंस दे रहे थे। मतलब वो अपना जो स्टेट है रेस्ट का या मोशन का, वो चेंज नहीं करना चाह रहे थे जब हम उन पे फोर्स लगा रहे थे। तो उसी चीज को हमने इनर्शिया कहा था। तो अगर हम देखें कि ये जो प्रॉपर्टी जिसको हमने इनर्शिया बोला, कि क्या सारे ऑब्जेक्ट्स का जो इनर्शिया है वो सेम रहेगा। मतलब क्या अगर मैं कोई बहुत बड़ा सा बॉक्स लूं जिसमें बहुत सी बुक्स भरी हुई हैं, कोई ऐसा बॉक्स जो कि जैसे मान लो ये हमारा कोई बॉक्स है, ये हमारा कोई बॉक्स है जिसमें अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, मान लेते हैं बुक्स या स्टोन या कुछ भी, मतलब बेसिकली फिल्ड है अंदर से। ठीक है, ये एक ऐसा बॉक्स है। और ये एक तरफ हम दूसरा बॉक्स लेते हैं जो कि खाली है। ये बॉक्स ए है और ये बॉक्स बी, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक एम्प्टी बॉक्स है और इसके अंदर हमने बहुत सारा सामान भरा हुआ है। तो किस बॉक्स को पुश करना आसान होगा, एक हैवी बॉक्स को या फिर एक लाइट बॉक्स को। तो हम सब अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि जो एक लाइट बॉक्स है उसको पुश करना, उसके ऊपर फोर्स लगाना और उसको मोशन में लाना बहुत आसान होगा कंपेयर टू एक ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारा सामान है, किताबें या जो भी। तो ये हमारा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं। वैसे अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले, जैसे कि अगर हम एक फुटबॉल ले और उसको किक करें, तो हम देखेंगे कि वो बहुत कंसिडरेबल डिस्टेंस ट्रैवल करता है अगर हम उस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं। अगर ये हमारी फुटबॉल है और मैं इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, उसको किक करूं, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर हमारा ये एक फुटबॉल है। लेकिन अगर मैं इसी साइज का, फुटबॉल की ही साइज का कोई स्टोन लूं, ठीक है, कोई स्टोन लूं जो कि साइज जो कि फुटबॉल के साइज का है, साइज इज द सेम एज दैट ऑफ अ फुटबॉल, और उसी के साइज का अगर एक स्टोन लूं और उसे किक करूं, तो क्या होगा, क्या वो मूव करेगा जितना फुटबॉल ने मूव किया था? नहीं करेगा। जबकि फुटबॉल को के ऊपर जो हमने फोर्स लगाया था, हम मान लेते हैं हम फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, यहाँ पे भी हमने एफ फोर्स लगाया, यहाँ पे भी हमने एफ फोर्स लगाया। तो यहाँ पे एफ फोर्स लगाने की वजह से जो फुटबॉल है वो बहुत आगे तक गया, लेकिन यहाँ पे एफ फोर्स लगाने से वो थोड़ा भी मूव नहीं करेगा, बल्कि हमें चोट लग सकती है इतना हैवी स्टोन के ऊपर उतना फोर्स लगाने से। तो ऐसा क्यों हुआ? जो हमने फोर्स लगाया वो तो सेम ही था। इस केस में भी अगर मैं कुछ एफ फोर्स यहाँ लगाऊं एक हैवी बॉक्स पे, और उतना ही फोर्स एफ फोर्स यहाँ लगाऊं एक खाली बॉक्स पे, क्या होगा, ये बॉक्स बहुत आसानी से मूव करेगा, लेकिन ये वाला बॉक्स ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? हमने फोर्स तो हर केस में सेम ही लगाया है, तो ऑब्जेक्ट्स मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? डिफरेंस किस बात का है? तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो है मास का। यहाँ पे इस बॉक्स का मास ज्यादा है और यहाँ पे इसका मास कम है। इस केस में फुटबॉल का मास नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द मास ऑफ अ स्टोन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है वो बहुत अलग अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे जिनका मास बहुत डिफरेंट है। वैसे ही अगर हम एक और एक्टिविटी लें, अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, कि आई डोंट नो आपने लोगों ने ट्राई किया हो या नहीं, लेकिन ये अगेन आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अगर हम ये कोई ग्लास ले और ग्लास के ऊपर यहाँ पर मैं कोई कार्डबोर्ड रख दूँ, इस ग्लास को कवर कर दूँ एक कार्डबोर्ड से, अगर हम ऐसा करें
यहाँ पे ये ग्लास जो है ये उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड से कवर्ड है, ठीक है। और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम एक कॉइन रख दे, कोई 5 रुपये कॉइन रखते, 5 रुपये का कॉइन रखते, और हम एक फोर्स दे इस कार्डबोर्ड को, इस कार्डबोर्ड पे मैं कोई फोर्स दूं, और अगर वो फोर्स सफिशिएंटली स्ट्रांग है तो क्या होगा, कार्डबोर्ड जो है दैट विल फ्लाई अवे। तो इसका कुछ ऐसा चेंज होगा। ये हमारा ग्लास है, ये हमारा कार्डबोर्ड है, और ये जो कॉइन है ये कार्डबोर्ड हट जाएगा, और जो कॉइन है वो सीधा, पहले इस पोजीशन पे था ना कार्डबोर्ड के ऊपर, वो वहां से सीधा जो है ग्लास के अंदर गिरेगा यहाँ। ये क्यों हुआ, ये भी इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। हमने फोर्स दी कार्डबोर्ड को, लेकिन जो कॉइन उसके ऊपर था वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता, तो इवन तो ऊपर से कार्डबोर्ड हट गया, इट फ्लिक्ड अवे, लेकिन जो कॉइन है वो सीधा उसी डायरेक्शन में नीचे गिरेगा। अगर आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो, तो कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं हुआ है। तो ये भी इस कॉइन का इनर्शिया दिखा रहा है। इस एग्जाम्पल में दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर इनर्शिया ऑफ द कॉइन, ठीक है। तो ये भी इनर्शिया का एग्जाम्पल है। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ फोर्स F लगाया, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने तो 5 रुपये का कॉइन कंसिडर किया था, लेकिन अगर क्या होता अगर हम 1 रुपये का कॉइन कंसिडर करते, 1 रुपये का, तो हम, ये जाहिर सी बात है कि हमें जो फोर्स लगाना पड़ता है वो इतना ही तो नहीं लगाना पड़ता, इसको फ्लिक कराने में हमें काफी कम फोर्स में भी ये जो कॉइन है वो अंदर गिर जाता। तो ये यहाँ पे भी किसका फर्क आया, मास का फर्क आया। एक 5 रुपये कॉइन में ज्यादा मास होता है और एक 1 रुपये कॉइन में कंपेरेटिवली कम मास होता है। तो ये बात हमने देखी। उसी तरीके से अगर हम और भी कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर एक छोटा कार्ट है, ठीक है, और उसे हम थोड़ा सा अगर फोर्स दें तो वो काफी अच्छी वेलोसिटी, काफी ज्यादा वेलोसिटी अटेन कर लेगा। वो तो मतलब अगर कोई आदमी भी अगर उसको फोर्स दे तो भी वो अच्छी खासी वेलोसिटी अटेन कर लेगा। लेकिन अगर वही फोर्स हम कोई ट्रेन को दे तो क्या वो ट्रेन मूव भी करेगी, बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी अटेन करना दूर की बात है, क्या वो मूव भी करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि फिर से मास का फर्क है। कार्ट का मास बहुत कम होता है और ट्रेन का मास बहुत ज्यादा होता है। तो यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और सब में हम देख रहे हैं कि हम फोर्स F ही लगा रहे हैं दोनों के सब केसेस में, लेकिन कहीं मोशन हो रहा है और कहीं मोशन नहीं हो रहा है। मास क्यों डिफरेंस क्या है, मास का। तो इसका मतलब हमने इतना तो देखा कि मास तो क्लियरली इनर्शिया को इफेक्ट करता है। देयर इज अ क्लियर रिलेशन बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द इनर्शिया जो कि उस ऑब्जेक्ट को झेलना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ट्रेन का मास ज्यादा था, इसकी वजह से उसको उतनी फोर्स F पे कोई असर नहीं पड़ा। ये अगर हमारी ट्रेन है, इतना हमने यहाँ F फोर्स लगाया और इसमें देखा कि इसका कोई मोशन नहीं हुआ, ठीक है, इसका कोई मोशन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो इसकी वजह से हमने और ये भी कहा कि जो इनर्शिया है ट्रेन का वो भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं, बहुत एक क्लियर इससे हमें एक आइडिया मिल गया कि हेवियर और मोर मैसिव, मतलब ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट्स, मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया। मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स का मास ज्यादा है उनका जो इनर्शिया है वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम कैसे मेजर करते हैं, द इनर्शिया इज measured by मास, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया हम उसके मास से मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो हमने इनर्शिया के रेस्पेक्ट में लिखा था, अब उसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करें और उसमें मास का भी रिलेशन डालें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। हम इस केस में ये लिख सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो इनर्शिया डिस्कस्ड है उसको अगर हम मास से रिलेट करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी,
is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. The mass of an object is a measure of its inertia. तो ये जो है हम मास और इनर्शिया को रिलेट करके इस लॉ को हम फिर से लिख सकते हैं. तो इसमें हमने और भी क्या चीज डाली, हमने ये कहा कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी. इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब जो ऑब्जेक्ट नेचुरली जिस स्टेट में है, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, वो मोशन पे है तो वो मोशन पे रहना चाहता है, वो जिस भी स्टेट पे है वो उसी स्टेट पे रहना चाहता है, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं. और उसके इनर्शिया को हम अगर मेजर करना चाहें तो वो हम उस ऑब्जेक्ट के मास से मेजर कर सकते हैं. तो ये हमने इस केस में इस एग्जाम्पल से, बहुत से एग्जाम्पल से समझा, और इनर्शिया को हमने जो है ऑब्जेक्ट के मास से रिलेट किया, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी हमने इससे रिलेट किया. तो अगले वीडियो में, जैसे हमने अभी फर्स्ट लॉ डिस्कस किया, अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सेकेंड लॉ के केस में हमारे क्या क्या फॉर्मूले आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं. तब तक आप फर्स्ट इन सब वीडियोस को देखो, पढ़ो, एंड चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू.